नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल कवरेज का डिजिटल कारवां। हम आज बात कर रहे हैं पिछले दिनों जब सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और देश ने एक बड़े महान योद्धा को खो दिया था। देश को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब जैसा कि आशंकाओं के बादल पूरे देश में और तमाम तरह की बातें सामने आई थी, उस पर से धीमे धीमे कोहरा छटता जा रहा है। आपको बताते चले कि जनरल विपिन रावत का जो एयर क्रैश हुआ था उसमें ये भी धीमे धीमे आशंकाएं आ गई थी कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, किसी तरह के पड़ोसी मुल्कों का भी कोई हाथ हो सकता है, या चूक कहाँ हुई। इतने ही एडवांस टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर था, लेकिन आखिर वो कैसे क्रैश कर गया, इन सब बातों से धीमे धीमे अब पर्दा उठ गया है। चूंकि सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया था और गंभीरता से लेने के चलते जो एयर मार्शल हैं माधवेंद्र सिंह जी, उनको रिक्रूट किया गया था कि वो इसकी पूरी जांच करेंगे और उनकी जांच की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। तो कुल मिलाकर के जांच की क्या वो रिपोर्ट है, इसका जो तकनीकी पहलू है वो जानने के लिए हमारे पैनल पर इस वक्त मौजूद हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर AK सिंह साहब, और बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद कुमार सिंह, शार्प रिपोर्टर के संपादक हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट आई क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सिंह साहब हमारे इस कार्यक्रम में, और देश भी ये जानना चाहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। चूंकि आसमानों में बादल होने के चलते कुछ ऐसी अफवाह खबर थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन अब जांच के बाद धीमे धीमे वो अंदेशों का बादल साफ हो गया है। तो दरअसल हुआ क्या था, क्या रिपोर्ट आई है एयर मार्शल की? थैंक यू आशुतोष जी और AK सिंह साहब। जैसा कि पीछे जो क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर का, जिसमें CDS साहब की मौत हो गई थी, उसकी जांच पूरी हो गई है और इस जांच का जिम्मा जो है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को दिया गया था। इसमें 3 अधिकारी रखे गए थे। पहले मानवेंद्र सिंह जी थे, दूसरे कोमोडोर स्तर के एक अधिकारी थे जो नेवी के थे, और ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी थे वो आर्मी के थे। फाइनली अभी डिफेंस मिनिस्टर के पास 45 मिनट का प्रेजेंटेशन किया गया है इस रिपोर्ट के बारे में, और अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि इसमें किसी तरह का कोई सैबोटेज नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी पायलट की तरफ से कोई लैप्स नहीं, और तीसरी चीज़ ये कि इसमें टेक्निकली कहीं कोई फ्ला नहीं रहा। और इन्हीं 3 चीज़ों पर विशेष रूप से इस इंक्वायरी फोकस थी। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट का जो एविएशन रूल्स हैं उसमें एक ख़ास चीज़ निकल के आई है जिसको कहते हैं CIFT। ये एक ऐसा उनका सिस्टम है जिसमें ये बताते हैं कि जो कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, मोस्टली जो दुनिया के जो क्रैशेस होते हैं उसमें मैक्सिमम इसी वजह से होते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती। जैसा कि पीछे ये जो क्रैश हुआ था इसका हेलीकॉप्टर का, इस क्रैश में एक चीज़ बड़ी खास, पहली बार जब हमारे आशुतोष साहब ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब आपने ये सवाल पूछा था इसका क्या कारण हो सकता है, तो मैंने आपको तब भी जिक्र किया था कि मेरे दिमाग में जो मेरा अपना परसेप्शन है वो ये है कि चूँकि वो एरिया जो वेलिंगटन का है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है वो बहुत थोड़ी डिस्टेंस पर था, और वहाँ पर होता ये है कि अक्सर रह के बादल आ जाते हैं, धुंध आ जाती है, और क्लाइमेटिक जो कंडीशन थी वो फेवरेबल उस समय नहीं थी, और उनको रोड रूट को अख्तियार करना चाहिए था, जिसको किन कारणों से उन्होंने नहीं अख्तियार किया ये तो एक अलग विषय है।
लेकिन जो फ्लाइट के जो रूल्स हैं, विशेष रूप से जो मानवेंद्र सिंह का बहुत ही ज़्यादा लंबा अनुभव है इस फील्ड का, क्योंकि इसके पहले वो जो डीजी सेफ्टी एंड इसमें तो डीजी ट्रेनिंग है वो, लेकिन उसके पहले सेफ्टी डिपार्टमेंट जो उनके पास था एरोनॉटिक्स का वो था, और उसमें उनको काफ़ी महारत हासिल है। और उनकी फाइंडिंग्स भी साफ निकल के आया है कि इसमें किसी भी लेवल पर कोई फ्लॉ नहीं दिखा है, और ये जो भी हुआ है वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर के साजिश जैसी जो बात चल रही थी, मीडिया में भी ये बातें आ गई थी कि कुछ साजिश हो सकती है पड़ोसी मुल्कों की, जो मुल्क भारत को की तरक्की से को नहीं बचा पा रहे हैं। तो अब एयर मार्शल के आज जो रिपोर्ट उनकी आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर धीमे धीमे ये बात साफ हो रही है कि मौसम और धुंध और बादलों के चलते शायद ये दुर्घटना हुई है। लेकिन MI हेलीकॉप्टर जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का था, उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो कैसे क्रैश कर गया। तो ये बातें धीमे धीमे अब कोहरे की तरह ही साफ हो गई हैं कि मतलब शायद इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। और जैसा कि हमारे एक्सपर्टीज AK सिंह सर ने बताया कि रोड का रास्ता वहाँ के मौसम को देखते हुए अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन चूंकि CDS के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वक्त का भी सवाल होता है, शायद ये वजह हो सकती है कि कहीं चूक इस तरह की हो गई हो। बाकी कोई ऐसी साजिश की बात सामने उभर के अभी नहीं आई है। हम अब रुक कर रहे हैं अपने दूसरे पैनल के जो सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, हम ये समझना चाहेंगे कि बहुत जल्दी से हमारे देश में किसी भी मसले पर फौरन तरह तरह की नाना प्रकार की राय आने लगती है, और जैसे सेंसिटिव मसलों पर भी राय आती है। और ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला था, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, तो मीडिया भी उसको फौरन कवरेज देने लगता है। और जब कुछ उसमें निकल के आता है तो मीडिया उसको उतना प्रमुखता से नहीं छापता है। ये एक बड़ा सवाल है जर्नलिज्म को लेकर के, खास तौर से डिफेंस के मामले में। बिल्कुल ठीक कहा आपने आस्तुर जी। एक्चुअल में खास तौर पे जो रक्षा विभाग है और रक्षा मंत्रालय है, तो इसका जो जर्नलिज्म है, इसकी जो पत्रकारिता है, बहुत संभल के करने की ज़रूरत है और इसको करना भी चाहिए। युद्ध की जो रिपोर्टिंग है या रक्षा का जो रिपोर्टिंग जो करते हैं, उसका एक अलग से कोर्स होता है, एक अलग से उसकी व्यवस्था होती है। हर आदमी अगर चाहे कि नहीं हम रक्षा की रिपोर्टिंग कर लें, हम डिफेंस की रिपोर्टिंग कर लें, तो वो नहीं कर सकता है और नहीं करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि ये किसी देश के आंतरिक और बाहरी मसलों से जुड़ा होता है। तो इस पे सिर्फ TRP के लिए और सिर्फ हम अपने उसको ब्रांडिंग के लिए हम इन विषयों को लेकर मतलब जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से होता आया है, ये बहुत गंभीर सवाल है। और मुझे लगता है कि इस पे बहुत सोच समझ के रिपोर्टिंग करनी चाहिए भारतीय मीडिया को, और इसमें कहीं न कहीं से गंभीरता की कमी दिखती है। और ये कमी ही हमें इस लेवल पे आती है कि हम किसी चीज़ को बहुत हाइपर कर देते हैं, और फिर जब रिपोर्ट आती है तो टाइफिस हो जाती है। फिर हमें उस चीज़ को उस रूप में दिखा भी नहीं पाते कि नहीं, हमने यहाँ गलती किया था, ये मेरी जवाबदेही है, उसके लिए हम खेद व्यक्त कर दें, माफ़ी मांग लें। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत ही गलत होता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय मीडिया को इस बात की मीमांसा करनी चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी खास तौर पे जब देश के सामरिक मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, रक्षा से जुड़ा हुआ हो, उस पर हमें बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए, बहुत संभल के रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। अरविंद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब जर्नलिज्म का एक डिफेंस का जो तरीका होता है वह बिल्कुल अलग और अलग होता है। उस दिन तो हद हो गई थी कि देश के एक जाने माने एंकर मतलब नशे में आकर के और जनरल CDS विपिन रावत जी के निधन पर उन्होंने सीधे ऑन एयर हो गए थे, और बड़ा काफ़ी बदनामी हुई थी भारतीय मीडिया की। यूं भी भारतीय मीडिया का 146वां स्थान है पूरी दुनिया में, तो समझा जा सकता है कि हम अभी तमाम मुल्कों से इस मामले में पीछे हैं। तो क्या कुछ और मतलब कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए क्या डिफेंस को, डिफेंस एकेडमीज को, कि भाई जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग करेगा तो मीडिया हाउसेज उसको कुछ नए सिरे से ऐसे थोड़ा सा चेंज करें? देखिए, गाइडलाइन मुझे लगता है ये बनना चाहिए, लेकिन
व्यक्ति का जो नियमन है, नियंत्रण है, किसी संस्था का नियमन या नियंत्रण है, उसको स्वयं से करना चाहिए। भारतीय मीडिया में पहले जब आप किसी जिम्मेदार पद पे हैं, जब आप किसी ऐसे ब्रॉडकास्टर के रूप में हैं कि जब आपकी कही हुई बातें, आपकी लिखे हुए शब्द जो है, शब्द अविनाशी हैं, आप जो लिख देंगे वो अविनाशी हैं, वो बहुत दिन तक रहेंगे। जो बोल देंगे वो कहाँ तक जाएगा, उसका क्या मतलब है, उसका बड़ा मतलब होना चाहिए। तो आप एक जिम्मेदारी भरे पद पर काम कर रहे हैं और ऐसे में आप नेशनल चैनल पर हैं, जब आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप जो बोलने जा रहे हो, जो आप कहने जा रहे हो, वो दरअसल है क्या, उसका तथ्य क्या है, उसका सत्य क्या है। तथ्य और सत्य को बिना जाने हुए अगर आप कुछ भी बोल जाते हैं तो आप पत्रकारिता के धर्म को निभाते नहीं हैं। फिर वही होता है कि जैसे आप सोशल मीडिया का ज़माना है, ये कह लीजिए कि जो नई मीडिया है, जो न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया, इस मीडिया ने एक तरह से क्रांति भी लाई है और इस मीडिया ने जो परंपरागत मीडिया है उसको कहीं न कहीं से रास्ता भी दिखाया है और कहीं न कहीं से उसको गिराया भी है सर। तो मुझे लगता है कि इसमें स्वतः नियमन करना चाहिए संपादकों को। संपादक नामक जो संस्था होती थी, जो सत्ता होती थी, वो कहीं न कहीं से अब आपको नहीं दिखाई देगी, भारतीय मीडिया में कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो ये इसका जो लैप्स है, इसकी जो कमी है संपादक सत्ता का, ये कहीं न कहीं से आपको इस रूप में दिखता है कि कोई पीता हुआ व्यक्ति आता है और डायरेक्ट जो अनएयर हो जाता है। तो ये इस बात को सोचना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति आगे न हो और कम से कम जो पिक्चर बन रही है, जो इम्पैक्ट जा रहा है समाज के बीच में, वो गलत जा रहा है। इस बात का ध्यान देना चाहिए।